इसी समय निरुपमा की अंतरंग सखी सुप्रसिद्ध भूदेव मुखर्जी की पोती अनुपमा के रिश्ते का भाई सौरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय भागलपुर पढ़ने के लिए आया। वह विभूति का सहपाठी था। यहाँ जो विभूति है इसका सहपाठी कौन है? देखिए, निरुपमा की जो अंतरंग सखी सुप्रसिद्ध भूदेव मुखर्जी की पोती अनुपमा जो है, अनुपमा का रिश्ते का भाई है सौरिंद्र, और सौरिंद्र का विभूति यानी जो इसका वो विभूति का सहपाठी है सौरिंद्र। सौरिंद्र जो है दोनों में खूब पढ़ता था, यानी जो सौरिंद्र है विभूति में खूब पढ़ता था, अक्सर आना जाना होता था, साथ ही साथ क्रिकेट खेलना भी। एक दिन सौरिंद्र के हाथ में चोट लग गई, उसके लिए खेलना असंभव था, तो विभूति ने उसे एक कॉपी देते हुए कहा, लो तुम ये कहानियां पढ़ लो। सौरिंद्र ने देखा कॉपी के पहले पन्ने पर छोटे छोटे मोती जैसे अक्षरों में लिखा है बागान, और पलट के दाहिनी ओर पहले पन्ने पर बड़े ही कलात्मक ढंग से अंग्रेजी अक्षरों में एक नाम अंकित है। शायद वही इसका लेखक है, HTC लारा। HTC यानी सरस सी यानी चाट्टोपाध्याय, लारा यानी न्याड़ा। इस कॉपी में कुछ कहानियां भी लिखी हुई थी। यही कहानियां निरुपमा पढ़ती रहती थी। एक एक करके सौरिंद्र ने भी उनको पढ़ना शुरू किया। पढ़ता गया और मुग्ध होता गया। उस दिन निरुपमा देवी की किसी व्रत के उपलक्ष्य में परिवार में प्रीति भोज की व्यवस्था की गई थी। उसी में निमंत्रित होकर सौरिंद्र जब वहां पहुंचता तो देखता कि बैठक में बड़ी मेज के सामने की कुर्सी पर एक छीड़ का व्यक्ति बैठा है, बहुत दिनों के रोगी जैसा चेहरा, सिर पर लंबे पतले और बिखरे बाल, और बीच में बड़ी ही तन्मयता के साथ वो पढ़ रहा है। सौरिंद्र के बैठ जाने पर विभूति ने पुकारा, शरदा। सहसा शरद ने विभूति की ओर देखा। विभूति ने कहा, शरदा, ये मेरा मित्र है सौरिंद्र। ये दारूण रेविक है, यानी दारूण रेविक यानी रविंद्रनाथ जो है, क्योंकि बंगाली साहित्य में अगर देखिए, बंगाल साहित्य में तो रविंद्रनाथ जी का अपना ही एक सबसे उच्च कद था। तो कहा कि यानी ये रविंद्रनाथ के भक्त हैं, तुम्हारी कहानियां पढ़कर उस दिन इसी ने समालोचना की थी। अब शरद ने सौरिंद्र की ओर देखा। उस दृष्टि में तीव्र दीप्ति थी। वही दीप्ति तो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी और पराभूत कर देती थी। संकोच और भय से सौरिंद्र विचलित हो आता। कई क्षण उसकी ओर देखते रहने के बाद शरद ने पूछा, तुम कहानी लिखते हो? सौरिंद्र ने उत्तर नहीं दिया। विभूति ने कहा, यह कविता लिखता है। शरद अब भी सौरिंद्र की ओर देख रहा था। वह दृष्टि सौरिंद्र को बीधने लगी। वह अनमना हो उठा। तभी शरद ने फिर कहा, गल्प क्यों नहीं लिखते? सौरिंद्र बोला, लिख नहीं सकता इसलिए। शरद ने कहा, पद्य लिखते हो और गल्प नहीं लिख सकते? लिखने की चेष्टा करो। गल्प किसे कहते हैं, कैसी होती है, ये ज्ञान तुम्हें है? विभूति से तुमने मेरी गल्पों की जो समालोचना की थी, ये उसने मुझे बताया। वही सुनकर मैं ये कहता हूँ कि गल्प के बारे में तुम्हें ज्ञान है, तुम लिखो। निमिष मात्र में सौरिंद्र का संकोच जो था वो दूर हो गया। बोला, लिखूंगा। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ती ही गई। वे अक्सर साहित्य चर्चा करते। तब शिशु बड़ी यानी इनकी जो रचना थी, शिशु यानी बड़ी दीदी कहानी के अंत में दो लाइनें इस प्रकार थी, परलोक में सुरेंद्र नाथ के पैरों के पास माधवी को थोड़ा स्थान देना भगवान। इस पर आपत्ति करते हुए सौरिंद्र ने कहा, तुम लेखक हो, तुम्हें किसी पात्र के प्रति ममत्व नहीं रखना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में बहुत तर्क हुआ। उस समय शरद किसी भी तरह सौरिंद्र से सहमत नहीं हो सका, पर 2 महीने बाद उसने कहा, सुनकर खुशी होगी सौरिंद्र, अंत की वे 2 लाइनें यानी जिसपे हम लोगों की बहस हुई थी उसको मैंने काट दिया। सौरिंद्र बहुत दिन भागलपुर नहीं रह सका। अगले वर्ष ही वो कलकत्ता लौट गया, लेकिन जाते समय शरद की कुछ रचनाएं अपने साथ साथ लेते गया। वे रचनाएं धीरे धीरे छात्र समिति में पढ़ी गई। उनकी सराहना करते हुए सदस्यों ने एक स्वर में कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर को छोड़कर इतनी सुंदर कहानियां और कोई नहीं लिख सकता। इस साहित्य गोष्ठी के एक और सदस्य थे, नाम था उनका सतीश चंद्र मित्र। एक दिन एक खाते को मासिक पत्रिका के आकार में बनवाकर उसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, आलोक। उसके नीचे संपादक के स्थान पर लिखा, सतीश चंद्र मित्र और योगेश चंद्र मजूमदार। यह सुझाव शरद की ओर से ही आया था, इसलिए उनके पन्ने भरने का भार भी उन्हीं पर था। उनका विश्वास था कि साहित्य रसिक बंधु बांधवों का उत्साह पाकर यह पत्रिका शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाएगी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। एक पखवाड़े के भीतर ही जो उन्होंने सोचा था, सतीश चंद्र की मृत्यु हो गई। उनके इस अकाल वियोग पर साथी बहुत दुखी हुए और उनकी स्मृति रक्षा के लिए व्यग्र हो उठे। गिरीन्द्र ने प्रस्ताव किया कि इस पत्रिका को छाया नाम देकर फिर से प्रकाशित किया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उसके संपादक नियुक्त हुए योगेश चंद्र मजूमदार। इनको संतोष करना बहुत कठिन था। विभूति भूषण ने तो उनके संबंध में कविता भी लिख डाली।
ऐ कुंचित केस मर्जित बिंस कृंटक योगेश क्रुद्ध भले दिनदार छवि ऐ सब कभी कारगारे है विरुद्ध। शरद ने इस पत्रिका के लिए कई गल्पे और निबंध लिखे। क्षुद्रेर गौरव नामक प्रबंध और आली और छाया नामक छोटा उपन्यास। लेखक कई थे लेकिन लेखिका केवल एक ही थी, अंतःपुर चारणी अथवा विधवा निरूपमा। उसकी रचनाएं इसमें श्रीमती देवी के नाम से प्रकाशित हुई। इसी समय कविता के अलावा उसने गद्य लिखना भी शुरू किया। थोड़े ही दिनों में इस पत्रिका की धूम मच गई। सौरीन तब तक कलकत्ता चला गया और वहां पर उसने इसी तरह की एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का नाम था तरुड़ी। शरद के एक और रिश्ते के मामा उपेंद्र नाथ गांगोपाध्याय उनके साथी थे। इस दल का नाम पड़ा भवानीपुर साहित्य समिति। दोनों पत्रिकाओं का डाक द्वारा आदान प्रदान होता था। एक दूसरे की खूब आलोचना भी होती। छाया दल ने इस कार्य के लिए एक बोर्ड बनाया था। इसका प्रत्येक सदस्य तरुणी की रचनाएं पढ़कर उन पर आलोचना लिखता और संपादक महोदय इस कौशल से उसका संपादन करते कि जो उनमें माधुर्य होता वो नष्ट हो जाता, रह जाता केवल विष। तरुणी की ओर से भी ऐसे ही तीव्र उत्तर मिलते। दोनों ही ओर से कोई किसी का लिहाज नहीं करता, परंतु शरद इन बातों में कोई विशेष रस नहीं लेते थे और ये निरंतर लिखना उनका मुख्य कार्य बन गया। एक समय होता जब मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं और अभिप्साएं मूर्त रूप लेना शुरू करती हैं। यदि बाधाएं मार्ग रोकती हैं तो अभिव्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग ढूंढ लेता है। ऐसी स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाव में बीत रहा था। न साधन, न स्नेह का वरदस्त, न सहानुभूति और न प्रोत्साहन की अमृतवाणी। माँ माँ तो मृत्यु के काल में जो समा गई, जैसे जीवन में कुछ मधुर रह ही नहीं गया। लेकिन उसमें कहीं कुछ ऐसा तो था जो अतिशय भावुक होने के बावजूद उसे जीवन से हार नहीं मानने दे रहा था। अपने आक्रोश और आकांक्षाओं, अभावों और आदर्शों की अभिव्यक्ति देने का माध्यम उसे मिल गया था। इसी माध्यम ने उसमें जीने की अदम्य चाह पैदा कर दी थी। सृजन के इन दिनों में वह अकंठ प्रेम में डूबा हुआ था। इस आयु में हर युवक की आत्मा में प्रेम के लिए तड़प जगती है। विचारों और भावनाओं का एक तूफान मन और मस्तिष्क को आलोड़ित करता है। कितनी विभिन्नता, कैसा विरोधाभास ना सही। हार मांस की प्रेमिका, काल्पनिक प्रेमिका ही सही, काल्पनिक प्रेमिका से तो ये भूमिका निभाई जा सकती है। एक दिन मामा सुरेंद्र के साथ उसके घर आया। कुछ दिन पहले तक वह इसी घर का सदस्य था। सब कुछ जाना पहचाना, इसलिए बातों का अंत ही नहीं आ रहा था। रात बहुत बीत गई थी। सुरेंद्र ने कहा, चलो तुम्हें छोड़ाऊं। रास्ते में फिर बातें होती रही। इस बार शरद ने कहा, चलो मामा, मैं तुम्हें छोड़ाऊं। और इसी तरह रास्ता काटते काटते वो रात कट गई। कितनी बातें की उन्होंने। सरस्वती उस समय शरद की जीवा पर आ बैठी थी। इसी समय किसी प्रसंग में उसने कहा, मैं सचमुच एक लड़की से प्रेम करता हूँ। सुरेंद्र आश्चर्य से उसकी ओर देखकर बोला, क्या क्या सच कह रहे हो? हाँ, तुमसे क्या कभी मैं कुछ छिपाता हूँ? सुरेंद्र जो इसके मामा थे, इससे बहुत ही ज्यादा करीबी था शरद। और इसने कहा, मैं तो तुमसे कुछ छिपाता नहीं। तो उसने कहा, कौन है वो? उसने कहा, नहीं बताऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा उसका नाम तो बता दो। कहे, नाम तो नीरदा है। शरद ने यह भी कहा कि बनेली राज्य के काम से यात्रा करते हुए वे एक दिन नीरदा के प्रेम में पड़ गया। वहां वही कहानी दादी के राजकुमार जैसी थी। तेज घोड़े पर चढ़कर शरद भी अंधेरे में संथाल परगने की ओर जा रहा था। वहीं तो थी उसकी ये प्रेमिका। उसके मन में तब एक ही बात थी कि नीरदा उसकी राह देखती होगी। हठात वह घोड़े समेत एक दिन उस नदी में भी गिर पड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ? पीछे कपड़े पहने ही वह पवन गति से उड़ चला। सुरेंद्र ने बड़ी ही आश्चर्य से ये कहानी सुनी, लेकिन वह उस नीरदा को कभी देखा ही नहीं। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा तो बहुत सुना। कई लोगों ने ये भी कहा कि शरद एक यहूदी लड़की से प्रेम करता है। कुछ लोगों ने तो अलग अलग बातें ही बना डाली थी। कभी एकांत में बांसुरी बजाते देखते लोग उस पर आश्चर्य करते। कोई किसी दूसरे को उसे इस स्थिति तक देखा ही नहीं। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। निदा कभी कल्पना लो के एकांत में उसके पास आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती। सरस सुनाने लगता, उसका श्वास जोर जोर से चलने लगता। निर्दा मुस्कुराती, अपना मस्तक उसके अभागे कंधे पर रख देता और फिर उसे होश न रहता। उसी बेहोशी में बांसुरी बजाकर वह उसे मुक्त कर देता। कभी उससे लड़ पड़ता। कभी ऐसा भी होता कि वह अभिमान से उसे छोड़कर चली जाती। कहती, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। कृतिकार वो हंस पड़ती। कुल मर्यादा का विचार भी तो उसके अंदर आता। वो कहता है वो कहती कि आवारा चरित्रहीन भला तुमसे मेरी शादी कैसे हो सकती है? कुल मर्यादा मैं कुल मर्यादा में विश्वास नहीं करता, ये शरद का कहना है।
इसे लोक दिखाओ मर्यादा के ऊपर निर्भर करके तुम्हें दो प्राणों का नाश नहीं करना चाहिए। फिर वो उग्र होकर कहता, जो मैं सब कैसे कह सकती हो? तुम इतनी स्वाभिमानी नहीं हो। ये मैं ही जानता था। मैं तुम्हें नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तुम जो चाहो वो करो। नाराज हो गए? मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं चाहती भी नहीं कोई मुझसे प्यार करे। ये तो केवल मैं ही तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। इस प्रकार नीरदा के साथ मान मनोवल का ये कार्यक्रम चलता रहता, लेकिन कब और कहाँ या कोई नहीं जानता था। सब यही जानते थे कि शरद दुश्चरित है, या नीरदा बचपन की साथी धीरू भी तो हो सकती है। कितनी कहानियां इस नाम के साथ जुड़ गई थी कि वह शरद से विवाह करने को आतुर थी। यह भी सुना कि विधवा होने के बाद उसकी भेंट फिर शरद से हुई थी। कहानियां ही कहानियां। सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ, पर जाने दे, धीरू को नीरदा या राजलक्ष्मी भी हो सकती है। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि यह नीरदा निरूपमा ही हो। उसकी रचनाएं पढ़ा पढ़ा कर अभिभूत होती रहती। शरद उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेल कर ऊपर आ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर में अकेली थी और शरद बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वो कभी पढ़ता तो कभी लिखता। दिन का अधिकांश भाग उसका वहीं बीत जाता। उस दिन न जाने क्या हुआ, वो अपने को रोक नहीं पाया और एकाएक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, आज कैसी हो? अत्यंत धर्मपरायण व विधवा सहसा शरद को देखकर हतप्रभ रह गई। उसे एक क्षण में जैसे सहस्त्र युग समा गए। किसी तरह साहस बटोर कर उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उसने कहा, बूढ़ी? उसने कहा, जाओ नहीं तो। और शरद मस्तक नीचे की धीरे धीरे वहां से लौट आए। निरुपमा उसे इस बात के लिए क्षमा नहीं कर पाई। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। कहा, ये तुम्हारा मित्र कैसा है? घर में कोई नहीं, फिर भी वह मुझसे बात करने चला आया। दादा शरद के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुसाहसी और दुराचारी शरद यह साहस कैसे कर सकता है। कोई सुन लूगा तो क्या होगा? क्या होगा नीति परायण संभ्रांत परिवार का? लेकिन क्या इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता? नहीं नहीं, यह दुसाहस है। उस युग में विधवा विवाह के लिए आंदोलन तो बहुत हुए थे, लेकिन समाज ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया था। यह प्रस्ताव भी कैसे स्वीकृत हो सकता था? शायद किसी ने इस बात पर विचार भी नहीं किया। शायद यह सब कुछ उसके उर्वर कल्पना जगत में घटित हुआ हो। कुछ भी हुआ हो, यवन की उस प्रथम बेला में यह प्यार व्यर्थ हो गया। लेकिन समस्त उच्च श्रृंखलताओं के बीच वह हमेशा के लिए उसके अंतर में समा गया। यद्यपि निरुपमा उसकी रचनाओं को पढ़कर अभिभूत हुई थी, फिर भी तत्कालीन सामाजिक कठोरता को देखते हुए उसके मन की बात जानने का कोई मार्ग नहीं था। जानने के लिए प्रयत्न करना भी अपमानजनक हो सकता था। समाजशास्त्री सिर उठाकर कठोर स्वर में कह सकता था, तुम एक उच्च कुल की विधवा को अपमानित करना चाहते हो, जिसने पर पुरुष की छाया तक नहीं देखी। वो प्रेम कैसे कर सकती है? ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कभी शक्तिशाली होता है? क्या वो अपने आप में मधुर नहीं होता? क्या सफलता ही उसके होने का प्रमाण है? मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित नहीं किया जा सकता क्या? इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं। यह अतृप्ति दर्द के रूप में कुंडली मारकर उसके अंतर में रम गई और उसकी अभिव्यक्ति हुई। देवदास और बड़ी दीदी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और देवदास पे तो फिल्माया गया है। इन रचनाओं में असफल प्रेम का वही दर्द परिव्याप्त है। निर्दा हो या निरूपमा, देवदास की पारो हो या बड़ी दीदी की माधवी, ये सब एक ही है। असफल प्रेम के दर्द की प्रतिमाएं। निरूपमा उसे चले जाने के लिए कहती है। माधवी भी सुरेंद्र नाथ के आने पर छोटी बहन प्रमिला से कहती, प्रमिला मास्टर साहब से बाहर जाने को कहो। लेकिन वह निरूपमा की समान कठोर नहीं। वह जाने के लिए कहती है, पर कोमल स्वर में। सिर पर लंबा घूंघट खींचकर एक कोने में खिसक जाती है और बाद में लाज के मारे सुरेंद्र नाथ की देखरेख में कुछ कमी भी कर देती है। ये सब उपन्यास की बातें हैं, लेकिन भित्तिहीन वे नहीं है। उसके भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है। बहुत वर्षों के बाद अपराजेय कथा शिल्पी शरदचंद्र ने सुप्रसिद्ध कवित्री राधा रानी देवी को लिखा था, कभी संभव हुआ तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सुनने में कथा कहानी की तरह अवास्तविक लगेगा, लेकिन इससे अधिक वास्तव सत्य मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं। क्या ये कहानी निरूपमा की ही तो नहीं? इस पर सत्य पर पहुंचने का कोई मार्ग अवशेष नहीं। केवल इतना ही ज्ञात है कि प्रेम में असफल होकर भी शरद ना तो आत्महत्या कर सका और न सन्यासी बन सका, लेकिन सृष्टा बनने का मार्ग निश्चय ही उसे मिल गया। इस मार्मिक अनुभूति ने साहित्य में प्रतिबिंबित होने का मार्ग पा लिया। निर्दया निरूपमा से मिलन
उसको व्यक्तिगत तृप्ति का कारण दे सकती थी, परंतु विछो ने एक शक्तिशाली कलाकार को जन्म दिया। विरह बोध ही जीवन और यौवन का आवेग है। बुद्धि इसकी था नहीं पा सकती, हृदय से इसका स्वरूप जाना जा सकता है। उसके साहित्य में यही विरह बदि मुखर हुआ आदर्श यथार्थ का। एक और क्षेत्र से उसकी इस प्रवृत्ति को बल मिला। बंग दर्शन में उसने आंख की किरकिरी पड़ी थी। शरत ने जो बंग दर्श रचना है उसमें आंख की किरकिरी पड़ी थी। रविन्द्रनाथ ने अपनी इस युगांतकारी रचना में विधवा के प्रणय को स्वर दिया और बंकिम चंद की तरह, यानी उस समय के लेखक बंकिम चंद भी बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन बंकिम चंद की तरह आदर्श की रक्षा के नाम पर उसकी हत्या नहीं की उस स्त्री की। स्पष्ट कहा कि यदि किसी विशेष अवस्था में कोई विधवा किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत कृष्णकांत वसीयतनामा में रोहिणी कृष्णकांत की वसीयतनामा में रोहिणी की प्रणय आकांक्षा को सार्थक न करके बंकिम चंद ने उसकी हत्या करा दी। इसके लिए शरद जीवन भर उन्हें क्षमा नहीं कर पाए और रविन्द्रनाथ की संस्कार मुक्ति के कारण जीवन भर उनको गुरु मानते रहे। उनके अंतर के संघर्ष के मूल में ये दो साहित्य सृष्टा शुरू से ही आसन मारकर बैठ गए। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। जब नौकरी करता था तब भी नहीं, अब छोड़ दे तो तब भी नहीं। संसार की कुत्सित रूप से मुंह मोड़कर वह काल्पनिक संसार में जीना चाहता था। इस दुर्दांत निर्धनता में भी उसकी सौंदर्य भावना तनिक भी धूमिल नहीं हुई थी। वह जितना उच्छृंखल था, उसके रहने का कमरा उतना ही व्यवस्थित। उसके कमरे में रस्सी की एक खाट थी, एक फोल्डिंग मेज थी। ये दोनों चीजें उसे अपने मामा ठाकुर दास से मिली थी। कुर्सी स्वयं राजू ने बनाकर दी थी और मेज पर उसके प्रिय लेखक हेनरी वुड, मेरी कुरेली, लिटन डिंग्स की पुस्तकें थी। लिखने का सामान सभी टिपटॉप और सुंदर था, लेकिन सौंदर्य भावना पेट की आग नहीं बुझा सकती। गृहस्थी कल्पना के सहारे नहीं चलती, वह तो ठोस द्रव्य चाहती है। और यहाँ उसका कोई संतोषजनक प्रबंध तो था नहीं। न उसे इसकी चिंता थी और न उसके पिता को। जो कुछ बेचने योग्य था वो सब बिक गया था। मित्र और रिश्तेदार कब तक सहायता कर सकते? उधार मांगने की भी तो एक सीमा होती है, और वे जिस वर्ग के थे उसे भीख देने का कोई साहस भी नहीं कर सकता। केवल बाग से तरकारी बटोर लाने से तो पेट नहीं भरता, इसलिए कभी कभी उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी ही पड़ती कि हे भगवान, कुछ दिन के लिए बुखार दे दो जिससे 2 जून खाने की चिंता न करनी पड़े। अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए भगवान की आड़ लेने पर भी दायित्व से नहीं बचा जा सकता। पिता और पुत्र दोनों ही गैर जिम्मेदार। शुद्रमुर्ग जैसे रेत में सिर गड़ाकर शत्रु के अस्तित्व को झुठला देना चाहता, वैसे ही पिता और पुत्र अपनी अपनी सौंदर्य भावना में डूबकर भूख के अस्तित्व को नकार देते। शरद ये जानता था कि उन्हें भी सदा ताले कुंजी में रखते। उन दिनों उसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे हालात में दूसरों की सहायता करना उसने नहीं छोड़ा। इसलिए एक दिन उसने सोचा, आखिर पिता इन पत्थरों का क्या करेंगे? बस वो गया और बाजार बेच दिया। पिता यहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं, और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है, शरद को बुलाकर पूछते हैं, छोरा तूने वो पत्थर लिए? शरद ने कहा, हाँ लिए। क्यों लिए? उसने कहा कि पैसों की जरूरत थी, काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसको ले लिया, बेच दिया। पिता के क्रोध का पारावर नहीं रहा। असहाय और दुर्बल व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। मोतीलाल ने शरद की अत्यंत कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती? जवान लड़का है, कुछ कर नहीं सकता। सब भूखे मर रहे हैं और तू तू है कि कुछ पैसों के लिए मेरे बड़े शौक से इकट्ठे किए हुए पत्थरों को ले गया। बस तब शरद पिता को देखता रह गया। संतान के लिए उसके स्वप्नदर्शी पिता के हृदय में बड़ी दया माया थी। उसकी सारी शरारतों के बावजूद आज तक उन्होंने शरद को कभी 2 शब्द नहीं कहे। और आज इस तरीके से उसके पिता ने कहा, वो भावुक हृदय पर गहरी चोट करने वाला था। लेकिन इतने ही कहने पे क्षण भर वो घर रुका और फिर चल दिया। इस गृह त्याग का कारण केवल इतना ही नहीं था। घर में एक दाई थी जो रसोई बनाती थी और छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, लेकिन उनके प्रति उसका बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था। वह उनको धमकाती ही नहीं, पीट भी देती थी। इस बात को लेकर एक दिन पिता पुत्र में कहा सुनी होगी। पिता ने दाई का पक्ष लिया। घर की अवस्था को देखते हुए इस बात के लिए उनको दोष भी नहीं दिया जा सकता। उसी के सहारे तो गृहस्थी चल रही थी। लेकिन शरद इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अनुभव किया कि पिता दाई के अनुचित प्रभाव में है। यानी उसे लगा कि दाई जो है वो गलत है और पिता उनके साथ अनुचित संबंध में है। लेकिन वो घर क्या कर सकता है? वह स्वयं भी तो इस स्थिति के लिए दोषी था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। शरद के किसी भी काम के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता था, ना हो तो गढ़ लिए जाते। वह स्वयं इस विद्या में दक्ष था, इसलिए घर छोड़ने का एक कारण यह भी सुना गया कि उसकी प्रेमिका उसे चकमा देकर कहीं चली गई, और प्रेम की पीड़ा से व्याकुल होकर उसने निश्चय कर लिया, मैं उसे ढूंढूंगा।
यानी वो निर्दा को ढूंढने का संकल्प लेता है। किसी भी कारण से हो, कुछ पाने की व्यथा से पीड़ित दिशाहारा शरद एक बार फिर निरुद्देश्य यात्रा पर निकल पड़ता है। घूमते घूमते श्रीकांत की तरह एक दिन उसने पाया कि आम के बाग में धुआं निकल रहा है। तुरंत वहां पहुंचा, देखा अच्छा खासा सन्यासी का आश्रम है, प्रकांड धुनी जल रही है, लोटे में चाय का पानी चढ़ा हुआ है, एक बाबा जी आंधी आंखें खुले हुए सामने पड़े विराजमान है। आसपास गांजा पीने के साधन है, दूध के लिए एक बकरी और गाय, सब कुछ है। उसने बाबा जी के चरण छुए, विनम्र स्वर में कहा, मैं गृह त्यागी मुक्त पथानुवेशी हतभाग्य शिशु हूँ, आप अपने चरणों में सेवा की आज्ञा दें मुझे। बाबा जी हंस पड़े, सिर हिलाकर बोले, बेटा घर लौट जा, ये पथ बड़ा ही दुर्गम है। शरत ने करुण स्वर में कहा, बाबा जी बहुत से पापी आप जैसे संतों के चरण में आके उनका उद्धार हुआ है। बाबा जी प्रसन्न हुए, बोले, ठीक है बेटा। और शरत को उस दल में शरण मिल गई। गाजा आदि तैयार करने में तो निपुण था ही, बकायदे वो लग गया। कई दिन तक इसी प्रकार से तो निभाता हुआ उनके साथ घूमता रहा, लेकिन एक स्थान पर अधिक दिन ठहरना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, असंभव था उसके लिए। एक दिन वह उनसे बिछुड़ गया। तभी उसका एक श्रद्धालु परिवार के साथ परिचय हुआ। उन दिनों उस प्रदेश में शीतला खूब फैली हुई थी। वह परिवार भी उनके आक्रमण से नहीं बच सका था। शरद जैसा हो, उसका स्वभाव था लोगों की सेवा करना, तो सेवा करने लगा। वो जब सेवा किया, धीरे-धीरे उनके घरवाले जितने थे उस प्रकोप से बच गए, ठीक हो गए, तो उसके प्रति उनकी कृतज्ञता का कोई सीमा नहीं था। उन्होंने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि सहसा शरद को ज्वर हो आया और तब वह परिवार उसे छोड़कर ऐसे ही चला गया, जैसे कभी कोई परिचय था ही नहीं। जब उसकी आंखें खुली तो वहां कोई भी नहीं था। उस अवस्था में वो स्वयं स्टेशन की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक बूढ़े बिहारी ने दया करके उसे अपनी गाड़ी पे बिठा लिया और स्टेशन तक छोड़ दिया। कब तक वो कहाँ पड़ा रहा, कैसे पड़ा रहा, किसी को कुछ नहीं पता। बाद में उसे इतना ही याद है कि एक गरीब बंगाली लड़का उसके लिए अपना फटा हुआ बिछौना लेकर आता है, उसे गरम गरम दूध पिलाता है और फिर कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे हो जाओगे, घर का पता बताओ तो मैं तार दे दूँ। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा होने तक वो वहीं पड़ा रहा। उस लड़के ने तथा स्टेशन के दूसरे लोगों ने उसकी बराबर देखभाल की। जब चलने फिरने लायक हो गया तो मुजफ्फरपुर चला गया। वहाँ एक धर्मशाला में ठहरा। अभी भी वह सन्यासी के वेश में था। सन्यासी के वेश में रहने से एक चीज तो उसके लिए सुविधाजनक थी कि भीख आसानी से मिल जाता। एक दिन बंगालियों के क्लब में जाकर उसने शुद्ध हिंदी में एक व्यक्ति से कहा, मुझे एक पोस्ट कार्ड चाहिए और कलम भी, चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। सामान मिल जाने पर वहीं एक कोने में बैठ गया और पत्र लिखने लगा। आसपास बच्चे घूम रहे थे। सन्यासी को पत्र लिखते देखकर वो हंसने लगे, कौतूहलपूर्ण देखने लगे। वो भी इतने सुंदर बंगाली अक्षर। एक कान से दूसरे में कानाफूसी हो गया। तभी एक प्रमथनाथ भट्ट नाम के एक युवक ने उसके पास आकर बांग्ला में पूछा, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? शरद ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिहारी हूँ, घूम घूम कर जीवन यापन कर रहा हूँ। उस मुस्कुराहट ने रहस्य खोल दिया। प्रमथ ने कहा, रहने दीजिए, आप बिहारी नहीं बंगाली हैं। अभी सत्तू खाने वालों की भाषा छोड़कर अपनी मातृभाषा में आइए। उसके बाद साधु का वो बाना न जाने कहाँ चला गया, लेकिन अभी भी जो अपरिचित थे उन्हें वह बिहारी ही कहकर परिचय देता और धर्मशाला में रहता। उस दिन छत पर बैठा तन्मय होकर गा रहा था कि उसी समय एक युवक निशानाथ बांदोपाध्याय वहां से गुजरे और उनको ही संगीत की ध्वनि सुनाई दी, तो शरद के पास पहुंचे निशानाथ। वो कहे, बहुत सुंदर गाते हैं आप। शरद ने उत्तर दिया, मैं भागलपुर से आया हूँ, मेरा नाम शरद चंद्र है। निशानाथ बोला, भागलपुर? वहाँ की मुखर्जी श्री भूदेव मुखर्जी की पोती जो अनुरूपा देवी है, वो मेरी भाभी है। शरद ने कहा, मैं उन्हें पहचानता हूँ, विभूति की बहन निरूपमा की वो सखी हैं। सौरेंद्र मोहन मेरा मित्र है। अब तो निशानाथ बड़े आग्रह के साथ शरद को घर ले आए, बड़ी खातिरदारी हुई। शरद वहीं रहने लगे और नित्य संगीत की मजलिस चलती। एक सुगायक के रूप में भी वो शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर लिए। वर्षों बाद उनके कंठ को याद करके शिखरनाथ कह उठते हैं, आह शरद, इस गाने को जैसे तुम गाते थे वैसे कोई नहीं गा सकता, अब भी कानों में गूंज रहा है। 2 महीने किधर से आकर ना किधर चले गए, कोई जान ही नहीं पाया। वो अनाथों की तरह मुजफ्फरपुर आया था, लेकिन शीघ्र ही उसके मित्र बन गए थे। बंगालियों के अलावा एक नवयुवक बिहारी महादेव शाहू से भी उसका घनिष्ठ परिचय हो गया था। वह धनी जमींदार था और बंगाली लिखना पढ़ना और उसके समान ही पोशाक पहनना उसने सीख लिया। शरद के प्रति उसके आकर्षण के कई कारण थे। मधुर कंठ। मैंने राणा घाट में पुलिस के हाथ से एक अविवाहित लड़की की रक्षा की थी। साहू के एक साथी ने मुस्कुराकर पूछा, सच? उसने कहा, हाँ। लेकिन जब उस साथी ने राणा घाट जाकर शरद की कहानी के बारे में छानबीन की तो पता लगे कि सब कुछ कपोल कल्पित है। लेकिन कुछ भी हो, वे कहानियां सुनकर श्रोता गदगद बहुत होते। वे उन्हें बड़े कौतूहल से सुनते और बहुत ही सहज मन से वो सुनाता भी था।
कुछ ही दिनों में साहू और वह दोनों ऐसे घुल मिल गए कि शराब पीना और वेश्यागमन, तो ये साहू के साथ शराब भी पीना, वेश्यागमन, ये सब भी, शिकार पे खेलना जाना, अलिफ लैला के आबू हसन की तरह मुशाइबों से घिरा रहना, ये सभी चीज चलने लगा। साहू भी सुनता था और शिकार, शराब, वेश्या के पीछे पानी की तरह साहू पैसे बहाता था। उसके संबंधी बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहना शुरू किया कि भागलपुर से एक बंगाली युवक शरत आया है और वो साहू को पथभ्रष्ट कर रहा है। और दूसरा दिल कहता, नहीं, साहू ने ही शरत को बिगाड़ा है। परस्पर दोषारोपण वगैरह चलते रहते, लेकिन ये एक दूसरे को जानते थे और बड़े खुश रहते थे। साहू भी शरद को अपना आदर्श मानता और वो भी। साहू भी कहने लगा, शरद दादा कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसलिए सचमुच ही ईश्वर नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि नहीं है। वह अभी तक शिखरनाथ के घर पर रह रहा था। शरद जो है शिखरनाथ के घर रहता था, लेकिन अब साहू के साथ उसका इतना मजलिस जमने लगा कि वो आके यहीं पे रहने लगा। क्योंकि शिखरनाथ से ये शिकायत की गई थी कि शरद जो पी के आता है इतनी रात रात को, ये अच्छा नहीं लगता। और शिखरनाथ ने उसी दिन शरद से कहा भी था कि तुम्हारा देर से आना घर पे अच्छा नहीं लगता लोगों को। ये परिवार संगीत का प्रेमी था, परंतु ऐसा नहीं था कि वो धर्म प्राणी नहीं था। शरद ने अपनी गलती अनुभव की और वो फिर वहीं से अपने यहाँ वहाँ लौट गया और एक मेस में जाकर रहने लगा। पर जेब में पैसे कहाँ थे? आखिर वह महादेव साहू के पास चला गया। उसका खाना पीना, उठना बैठना वहाँ पे होने लगा। प्रेम की पीर अभी भी शरद को परेशान कर रही थी। उसकी प्रेमिका नीरदा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली आई थी। उसने सुना था कि आबकारी के किसी दरोगा के साथ वो आकर यहाँ रह रही है मुजफ्फरपुर में। तो एक दिन वो नीरदा से मिलने चल पड़ा। प्रेम अंधा होता है। शरद अभी विश्वास करता था कि नीरदा उसे प्रेम करती है। वो उसका पीछा करता रहता। परेशान होकर एक दिन नीरदा ने दरोगा से शिकायत की और फिर इसके बाद उसका भ्रम टूट गया। उसकी इतनी पिटाई हुई और फेंक दिया गया। लेकिन यह सच है कि मुजफ्फरपुर में रहते हुए उसे नारियों के साहचर्य की कभी कमी नहीं हुई। पूटी नामक एक सुंदर वेश्या को बुलाकर साहू प्रतिदिन नृत्य गान करता, मजलिस जमाता और दोनों उसमें भाग लेते। इसी समय शरद का परिचय राजबाला नाम की एक अत्यंत सुंदरी से हुआ था, जिसके जीवन की कहानी बहुत ही रोमांचक करने वाली है। उसके पिता विधुभूषण बाबू एक वकील थे राजबाला के। घर से भागी हुई एक बंगाल बधू को उन्होंने शरण शरण दी थी। कुछ दिन बाद उसका प्रेमी उसे छोड़कर चला गया। तब वो असहाय बधू उनके ही पास रहने लगी। अंततः उन्होंने उससे विवाह कर लिया। उसे 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। उन्हीं में से एक सुंदर राजबाला थी। जैसे जैसे वह युवती होती गई, वैसे वैसे उसके सौंदर्य की कहानी शहर में फैलती गई। विवाहित होने पर भी वह शहर के सभी मनचले युवकों की हृदय वल्लभा बन गई थी। शरद और साहू से उसका परिचय कैसे हुआ? साहू के पास तो बहुत सारी सुविधाएं थी, इसलिए शरद को वहां जाने में कोई असुविधा नहीं हुई और मुक्त होकर राजबाला के रूप जाल में फंस गया। मुजफ्फरपुर का यह जीवन हर दृश्य से बोहेमियान था। शिकार, शराब और वेश्या था। लेकिन इस बीच चरित्रहीनता के बीच में से निसंग होकर उठ जाने की शक्ति उसमें अब भी थी। अंतर में बैठा बैरागी शरद उसे खींच ले आता। वो दूर निर्जन चला जाता। वो घंटों अकेला बैठा रहता और लिखता रहता। न जाने कितनी रचनाएं उसने लिखी। एक पूरा उपन्यास ब्रह्मदैत उसी में था। असमाप्त चरित्रहीन की पांडुलिपि भी उसके पास ही थी। उसी को लेकर प्रमथनाथ से उसकी मित्रता गहरी हुई थी। ये वर्धमान जिले के रहने वाले थे प्रमथनाथ। यहाँ वे अपने काका के पास रहकर पढ़े थे। इस समय मिलने के लिए आए हुए थे। यह मित्रता कालांतर में कई रूपों में आदर्श हुआ। मित्रों के अलावा यहाँ और भी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलता था। वेश्याएं, साधु, जमींदार, कारकुन, वकील, नीचे तबके के सभी लोगों से। वह उनका खूब अध्ययन करता, उनकी बातें ध्यान से सुनता और उन्हीं के आधार पर एकांत में जाकर लिखता भी। कभी कभी वह व्यक्तियों के रेखाचित्र लिखकर सुनाता भी। उन रेखाचित्रों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता। साधारण व्यक्ति के लिए जो जीवन अप्रतिष्ठा और कलंक का कारण हो सकता है, वही साहित्य के लिए बड़ी शक्ति बन सकता है। ये विश्व कवि ने लिखा है। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुम पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान किया। इस जीवन का अंत न जाने कहाँ जाकर देखो होता है। अचानक भागलपुर से एक तार आया। लिखा था, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। अब जिस समय वो भागलपुर छोड़कर आया था, घर के हालात वैसे भी अच्छे नहीं थे और अब पिता भी नहीं रहे। उन्हीं दिनों चचिया ससुर अघोरनाथ भागलपुर आए थे। इनके चाचा के ससुर थे अघोरनाथ। वो भागलपुर बता रहे हैं। उनके चचिया ससुर जो है बागल अघोरनाथ आए थे और दोनों सहपाठी रह चुके थे, यानी इनके पिता मोतीलाल अघोरनाथ। मोतीलाल जो है उनसे मिलने ससुराल पहुंचे। खूब शीत पड़ रहा था, बदन पर वस्त्र नहीं था। अघोरनाथ पिता पुत्र दोनों से खुश थे नहीं, लेकिन बचपन के साथी की ऐसी दशा देकर वो द्रवित हो पाए। बोले, तुम यह घर छोड़कर क्यों चले गए मोतीलाल?
अच्छा नहीं लगता था, उनके पिता ने कहा, इतनी ठंड में कपड़ा क्यों नहीं है? उनके पिता के पास कपड़ा नहीं था। फिर उन्होंने अपने कपड़े उन पे डाले और फिर इस तरीके से दोनों लोगों की बातचीत हुई तो उनकी आँखें डबडबाई। मोतीलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाई जब उन्होंने उनको नोट दिए और बोले, वो मोतीलाल बोले, कल ही चला जाऊँगा, अब तबीयत तो ठीक नहीं है, देखो कब भेंट होती है। सचमुच ही मिलना ना हो पाया। कुछ दिनों बाद मन में अजब से प्यार भरे धरती के अयोग्य स्वप्नदर्शी मोतीलाल विपरीत परिस्थितियों की ठोकरें खाते खाते जर्जर होकर स्वर्गवासी हो गए। और जैसे ही पिता की मृत्यु का समाचार पाकर शरद, जो कि अपने धुन में मस्त था, बहुत दुखी हुआ। वह उनसे लड़कर आया था और यहाँ की इस बोहेमियान जीवन में कौन कह सकता है उसने उन्हें कितनी बार याद किया। लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो उसे उनके अगाध स्नेह की याद आने लगी। वो उसी क्षण भागलपुर के लिए रवाना हो गया। उनकी उपस्थिति में मामा मणिन्द्रनाथ में मतलब वो था नहीं कोई घर पे, तो इनके मामा जो मणिन्द्रनाथ थे, मणि मणि इनका अंतिम संस्कार किए, श्राद्ध किए उनके पिता का, क्योंकि गांगुली परिवार के दामाद तो मोतीलाल थे ही। माँ पहले ही चल बसी थी, बड़ी बहन दूसरे के घर की। शेष रह गए इनके 3 छोटे भाई-बहन। 3 छोटे भाई-बहन और वो स्वयं, यानी कुल मिला के 5 थे। बड़ी बहन तो दूसरे के घर हो गई और जो 3 छोटे भाई-बहन में 1 छोटी बहन, 2 भाई भी रह गए। अब यहाँ भी जो छोटी बहन की सुशीला थी, उनको तो मकान मालकिन बहुत प्यार करती तो वो रख ली। छोटा भाई जो प्रभास था, 11-12 साल का था, शरद उसे आसनसोल ले गया। वहाँ उसका एक मित्र रेलवे में काम करता तो वहाँ रख दिया। और छोटे नाना अघोरनाथ की शरण में जो है अपने दूसरे भाई को रख दिया। प्राण रक्षा के लिए प्रकाश को लेकर जलपाईगुड़ी पहुंचा और नाना के चरण पकड़कर उनको वहां पे रख दिया। छोटी नानी बहुत ज़्यादा समर्थन करती थी, तो उन्होंने फिर घर पे उनका उस बच्चे का दायित्व ले ली। शरद ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि अब बच्चे का, उनके नाना-नानी बोले कि अब देखो पिता भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही, बच्चों का ध्यान तुम्हें देना होगा। तो शरद ने उत्तर दिया कि वही करने जा रहा हूँ। भाई-बहनों की ओर से निश्चिंत होकर उसने बिहार को अंतिम नमस्कार किया और जीविका की तलाश में वो कलकत्ता पहुँचा। नाते के कई मामा वहाँ पर रहते थे। उपेंद्र नाथ से उसकी कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता थी, तो उसे भी साहित्य में अनुराग था। एक दूसरे मामा लाल मोहन यहीं वकालत करते थे और भागलपुर की कचहरी के मुकदमों की अपील कलकत्ता हाई कोर्ट की होती थी, तो लाल मोहन काम करते। निश्चय हुआ कि इन्हीं के पास रहकर नौकरी की तलाश की जाए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए खर्च पत्ते के वास्ते अभिभावकों के आगे हाथ फैलाने में कुंठा होती। इस कुंठा से मुक्ति पाने के लिए शरद हिंदी की अर्जियों का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगा। उसके बदले में जो भी इसको पैसे मिलते, उसे कुछ हद तक साग सब्जी वगैरह लाया जाता आराम से, मतलब कि जितना कर सकता था करता था। लेकिन यहाँ भी उसके दिन अच्छे नहीं थे। साधारण नौकरों जैसे वो काम करने पड़ते, अपमान भी कम नहीं उसके मामा करते। घर के अंदर जाते समय भागलपुर की तरह यहाँ भी उसे खास कर जाना होता। एक बात तो हद ही हो गई, वहाँ मामा के ब्रुश से बाल ठीक कर रहा था कि अचानक उसके मामा आ गए। क्रोध की उनकी कोई सीमा ही नहीं रही। एक बार शरद की ओर देखा और फिर उस ब्रुश को उठाकर फेंक दिया। मानो वो कहना चाहते हो कि जिस ब्रुश को तुम इस्तेमाल कर चुके हो वो मेरे योग्य नहीं है। इस घृणा और अपमान के कारण उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। अक्सर सोचता था कि दूसरे के घर पर रहकर ऐसा अपमान पाने से तो सड़क, जंगल, रेगिस्तान अच्छा है। उसकी बड़ी बहन कलकत्ते के पास गोविंदपुर गांव में रहती थी, तो उसने सोचा वहीं पे जाके रहे। तो गिरिनाथ को लिखे एक पत्र से ऐसा लगता है कि वो वहां जाकर रहा भी था, परंतु वहां भाइयों में झगड़ा होने लगे उसके यहाँ पे, बहन क्या, तो फिर जो है शरद वहां से चला आया। अनिला भाई के प्रति करुणा से भर उठी, कुछ कह ना सकी तो मुखर्जी महाशय ने कहा, उसे कहो कहीं और चला जाए, खर्चे का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। उन्होंने कुछ सहायता भी की थी, परंतु उसके लिए कलकत्ता में रहना असंभव हो गया। कहाँ जाए सोचते सोचते उसे अपने मौसा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जो थे उनकी याद आई। वे रंगून में एडवोकेट थे, इनके मौसा चट्टोपाध्याय। तो सोचा अब वहीं पे जाएंगे रंगून। कई कारणों से पहले भी न्योता दिया गया था जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन आज निश्चय कर लिया कि हाँ जाएंगी जीविका के लिए। कलकत्ते में बहुत से लोगों ने बर्मा के बारे में उसे नाना प्रकार की कहानियाँ सुनाई थी, कैसे होता है, वैसे होता है, नौकरी मिल जाती है। ये बातें सुन-सुन कर शरद के भीतर ये आया कि चलो हम भी चल के वहाँ पे देख ही लेते हैं बर्मा। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थिति में उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चल रही थी, यानी चरित्रहीन का सृजन शुरू हो गया था, मतलब चल रहा था चरित्रहीन। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, पर शायद ही उस बारे में कुछ जानता हो। सौरेंद्र मोहन भी नहीं, भागलपुर का उसका पुराना मित्र यहीं रहता था। वह उससे बहुत प्रभावित था। प्रतिदिन संध्या के समय वो शरद के पास आता और फिर दोनों में बातचीत होती। एक दिन सौरीन ने कहा, शरद, स्टार थिएटर में क्षीरोद प्रसाद का नाटक सावित्री चल रहा है, तुम उसे देख लो। शरद उसे देखने गया और फिर देख के आया। फिर इन लोगों में बहस हो गई कि ये करने की ज़रूरत क्या थी, वो करने की, ये सारी चीज़ें हुई।
और मुजफ्फरपुर का उसका मित्र प्रमथनाथ भट्ट भी यहीं पाथेर घाटा में राजा सौरेंद्र मोहन ठाकुर के निजी सचिव के रूप में काम करता था। अक्सर उसके पास जाकर वो अपनी कृतियों पर चर्चा भी करता। इसके अलावा सुरेंद्र और गिरिंद भी अब कलकत्ता में ही पढ़ रहे थे, वे भी उनसे मिलने आया करते थे। दिन सहसा गिरिंद ने कहा, शरद तुम कुंतलिन पुरस्कार के लिए गल्प क्यों नहीं लिखते? 50 रुपए मिलेंगे। शरद को अपने पे भरोसा नहीं था। कहा मैं? कहा हाँ लिखो, देश प्रेमी स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दो। कुंतलिन एक सुगंधित स्वदेशी तेल है। वह बहु बाजार के एच बसु उसके निर्माता है और प्रचार के लिए प्रतियोगिता चलाए थे। तो शरद ने कहा, स्वदेशी की बात तो ठीक है, लेकिन ये कहानी लिखना और फिर पुरस्कार ये सब तो मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। गिरीन बोला, तुम नहीं जानते, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम लिखो। तो किसी तरीके से वो एक कहानी लिखता है। कहानी का नाम होता है मंदिर, लिखता है। और गिरिंद जो है उसको लेकर तुरंत कुंतलिन के कार्यालय पहुंचता है। व्यवस्थापक जो वसु महोदय हैं, वो कहते हैं, अंतिम दिन के अंतिम क्षण तुम कहानी लेके आए हो? शरद बोला, यदि समय नहीं है तो मैं कहानी लेने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। वसु मुस्कुराए कि नहीं, तुम अंतिम क्षण में आओ तो लेगी जरूर। और वो कहानी तो दिया, लेकिन वो अपने नाम से नहीं दिया कहानी को। अपने जो मामा है सुरेंद्रनाथ, उनके नाम से कहानी भेजा। मैंने ये कहा और लिखा कि मैंने ये कहानी तुम्हारे नाम से दी। यदि भाग्य से पारितोषिक मिल जाए तो मोहित सेन द्वारा प्रकाशित रविन्द्रनाथ की काव्य ग्रंथावली मुझे भेज देना। शायद यह उसके नाम का प्रभाव था कि जब प्रतियोगिता का फल प्रकाशित हुआ तो प्रथम पुरस्कार बंगाली टोला भागलपुर के श्री सुरेंद्र नाथ गांगुकोपाध्याय को मिला। मित्रों ने उसे हार्दिक बधाई दी, लेकिन उसका मन ग्लानि से भर उठा, क्योंकि ये तो उस पे हक था नहीं उसका। और यहाँ पे जो शरद थे तब तक रंगून निकल चुके थे और उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए उसे किसी को कुछ बताया नहीं था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही थी, तो केवल अपने एक मामा जो देवी थे, देवी उनके मामा, उन्हीं को सूचना दी थी, क्योंकि उनके पास तो पैसा भी नहीं था शरद के पास। तो किसी तरह जाना था तो कुछ पैसे उधार लेने थे। एक दिन सवेरे 4 बजे वो भवानीपुर के घर से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा और अकेले देवी ही था। वह फिर भारत लौट पाएगा कि नहीं, ऐसा उसने कल्पना भी नहीं किया था। इस पलायन के साथ साथ उसके जीवन रूपी नाटक का एक अंक यहाँ पे समाप्त हो गया। उसकी आयु अब 26 वर्ष की थी, यानी जब रंगून निकले तब इनकी आयु 26 वर्ष की थी। यवन का सूर्य मध्याकाश में था, लेकिन जैसे ठंड और घने कोहरे ने उसे आच्छादित कर रख दिया था। और इस प्रकार उच्छृंखल, आवारा, अर्धशिक्षित और धनहीन व्यक्ति किसी बंधुहीन, लक्ष्यहीन प्रवास के लिए निकल पड़ा। माँ की मृत्यु के बाद उसे उससे ये कोई पूछने वाला नहीं था कि तुमने खाया भी कि नहीं। एक तरीके से जो एक ध्यान देने वाली बातें हैं, अब उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं था कि क्या कर रहा है। एक दिशा हारा जैसे व्यक्ति थे, मन के भीतर जो सौंदर्य साहित्य सृष्टि के बीच अंकुरित हो चुके थे और विकास में जीवन सहायक था। उसने दुख को केवल भोगता होकर सहा ही नहीं था, दृष्टा होकर देखा भी था। ये सबसे बड़ी बात है कि दुख को केवल भोगता होकर सहा नहीं था, दृष्टा होकर दुख को देखा था। दास्ता का अंत करने वाले राष्ट्रपति लिंकन से उसकी तुलना बहुत संगत नहीं है, परंतु अपने प्रारंभिक जीवन में वो दोनों आश्चर्यजनक रूप से कुछ प्रवृत्तियों में समान था। शारीरिक शक्ति, प्रदर्शन, विनोद प्रियता, अध्ययन, कहानी कहने की कला और प्रेम की व्यथा का दोनों का खूब अनुभव था। लॉर्ड चार्लूड ने लिखा है कि उसने अराजक विचारधाराओं वाले कुछ लेखकों का अध्ययन किया, जिनमें टॉमस पेन, वॉल्टेयर और बोलने प्रमुख थे। मुर्गे लड़ना, शारीरिक शक्ति प्रदर्शन करना, ये सभी मजाकिया प्रवृत्ति इन दिनों बदस्तूर जारी थी। उसमें एकांत प्रियता या अपने में खो जाने की प्रवृत्ति पनप उठी थी। शरद की प्रियतमा की मृत्यु तो नहीं हुई, पर विच्छोह संपूर्ण था। उस विच्छोह का उसके जीवन पर भी गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा। उसने कहीं लिखा है कि सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं, दूर भी करता है। क्या वह इसलिए तो दूर नहीं जा रहा था? अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ये 3 पर्व में डिवाइड है, तो पहला जो पर्व है ना, 18 जो अंक है, इससे समाप्त होता है। अब यहाँ से यात्रा शुरू होता है द्वितीय पर्व का, जिसका नाम है दिशा की खोज। तो हम रंगून पहुँचते हैं कैसे, अब रंगून की यात्रा कैसे शुरू होती है, ये हम पढ़ेंगे दिशा की खोज में, द्वितीय पर्व में। उम्मीद है कि ये जो मतलब कि आपको उपन्यास जो है, जीवनी जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं, वो अच्छे से शरद जी से आप परिचित हो पा रहे होंगे। तो बहुत धैर्य के साथ सुनते रहिए। आज के लिए इतने, धन्यवाद।